हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अगेन ये भी एक तुम्हारा रामबाण ही क्वेश्चन होने वाला है। तो जो जो इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है। तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो चलो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। तुम्हारे पास बहुत सारे आयंस का दिया हुआ है और तुम्हें बताना है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हुआ, समझो। सबसे पहले ये रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कि जो दूसरे को रिड्यूस कर सके। ठीक है। अब दूसरे को रिड्यूस कौन करेगा? जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है। जो दूसरे को रिड्यूस वही करेगा जो खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो अभी जो तुम्हारे पास यहाँ पर जितना भी वैल्यू गिवन है ना, एक सेकेंड, ये सब जितना वैल्यू गिवन है ना, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है। ये सब जितना है तुम्हारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। और जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, वो उतना ज्यादा रिड्यूस होगा। ठीक है। वो उतना ज्यादा रिडक्शन के फॉर्म में जाएगा। तो अल्टीमेटली देखोगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या दिखेगा यहाँ पर? जो रिड्यूसिंग पावर बताना है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हो गया? जो खुद रिड्यूस हो। रिड्यूसिंग पावर मतलब जो दूसरे को रिड्यूस कर सके। अब दूसरे को रिड्यूस कौन करेगा? जो खुद ऑक्सीडाइज। ठीक है। जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब देख सकते हो यहाँ पर कि ऑक्सीडाइज कौन होगा? जो जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम है। क्योंकि एसआरपी वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा होगा ना, वो रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम है। ठीक है। तो अगर तुम यहां से देखोगे तो तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो देख सकते हो यहाँ पर, देखो यहाँ पर के, ये जो तुम्हारे पास के है, इसका देखो सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। और जो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगा। ठीक है। तो तुम्हें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम वाले लेंगे तो सबसे कम वाला कौन कौन होगा? सबसे पहले जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो यहाँ पर एजी प्लस का, तो ये होगा। उससे कम देख सकते हो तो यहाँ पर ये 0.79 है, ये आएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर क्रोमियम है, ये होगा। उसके बाद मैग्नीशियम है, देखो यहाँ पर ये मैग्नीशियम है -2.7, और सबसे निगेटिव वैल्यू है -2.93। तो ये क्या है? ठीक है। इस तरीके से अरेंज करोगे तो याद रखना, रिड्यूसिंग पावर का मतलब हो गया जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, जो वही दूसरे को रिड्यूस करेगा जो खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। देखो ये क्वेश्चन में ये 1.1 वोल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये एमसीक्यू टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ डैनियल सेल के लिए, तो वो तुम्हारा होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है। अब कैलकुलेट करना है डेल जी फॉर द रिएक्शन। अब देखो तुम्हारे पास ये जो रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन से तुम्हें एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन लिखने आना चाहिए। ठीक है। देखो हम इधर साइड में हम लिख दिए यहाँ पर। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये जेड एन है, जेड एन से क्या बनेगा? तो जेड एन से एनोड पे होता है हमेशा, याद रखना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो यहाँ से देख सकते हो जेड एन जो है, ये जेड एन किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ से लिखे हम जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिमूव हो रहा है। और अगेन जो कैथोड पे होता है हमेशा रिडक्शन होता है। तो देखो यहाँ पर Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर +2 से 0 हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये रिडक्शन हो रहा है। और एनोड के केस में देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो वहां पे वो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। तो देखो 0 से +2 में इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन मेनली तुम्हें लिखने आना चाहिए। ये दोनों रिएक्शन लिखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। और इसमें जो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, देखो, जो तुम्हें फाइंड क्या करना है, डेल जी नॉट फाइंड करना है। तो डेल जी नॉट का फॉर्मूला होता है -NFE0। ठीक है। अब एन का जो है, एन जो होता है वो नंबर ऑफ इंटरचेंज इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन का चेंजमेंट हो रहा है, ये तुम्हें देखना है। तो इसके लिए तुम्हें एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ही चेंजमेंट हो रहा है। ठीक है। ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास जो एन का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो -NFE0 से फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हो जाएगा -2 इंटू एफ का वैल्यू तुम्हें याद रखना है 96,500 कूलम होता है, ये फराडे चार्ज होता है। ठीक है। तो 96,500 इंटू 1.1। 1.1 क्वेश्चन में तुम्हारे पास देखो यहाँ पर ई सेल का वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, स्टैंडर्ड में है। तो यहाँ पर 1.1 गिवन है। ठीक है। यहाँ पर पुट कर सकते हो और यहाँ से डेल जी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है। इसका कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगा तुम मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है।
नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट डेल जी नॉट फॉर द रिएक्शन, ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पर ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन, ये तुम्हारे पास गिवन है, और ये तुम्हारे पास सी यू टू प्लस और सी यू गिवन है। सबसे पहले देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, हम एक चीज तुम्हें यहाँ पर पहले बता देना चाहिए, बता देते हैं कि हमेशा जितना भी तुम्हारे पास ये जो गिवन होगा ना, ये वैल्यू, ये दोनों हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में गिवन होना चाहिए, ठीक है। पहले तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में यही देखना है, अगर रिडक्शन में गिवन नहीं है तो पहले तुम उसको रिडक्शन के फॉर्म में गिवन करो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन रहता तुम्हारे पास ऐसे दिया हुआ, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये जो है जेड एन और ये जेड एन टू प्लस, तो जीरो से प्लस में जा रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। कितना है? 0.76। तो सबसे पहले अगर ऐसा दिया हुआ रहता तो पहले इसको हम लोग रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं। रिडक्शन में कन्वर्ट इस तरीके से करते हैं, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जेड एन टू प्लस से जेड एन लिखेंगे, और ये जो तुम्हारे पास वैल्यू है ना, इसका निगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर ये पॉजिटिव रहा है तो निगेटिव कर देंगे, अगर ये पहले से निगेटिव रहता तो यहाँ पे हम क्या कर देते, पॉजिटिव कर देते, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि हमें एसआरपी वैल्यू में ही लिखना है, ठीक है। अब दोनों तुम्हारे पास एसआरपी वैल्यू में अब अगर गिवन है, तब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा ना, वो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है, ठीक है। और जिसका एसआरपी वैल्यू कम है इस दोनों में, वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड पे जाएगा, ठीक है। अब तुमको यहाँ पर तुम्हारे पास डेल जी फाइंड करना है, डेल जी नोट का फॉर्मूला पता है तुम्हें, माइनस एन एफ ई नोट चाहिए, तो ई नोट तो तुम्हें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इस दोनों से देख सकते हो कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब ये वाला जो है ये वैल्यू ज्यादा है ना, तो ये वैल्यू जाएगा। तो देखो 0.34 माइनस, माइनस यहाँ पर यूज किया, और ई नॉट है, ई नॉट है देख सकते हो, ये वैल्यू होगा -0.76, और ये -0.76, ये कितना मिला, 1.1 वोल्ट मिला, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ई सेल का वैल्यू ये तुम्हारे पास पॉजिटिव ही आना चाहिए, अगर निगेटिव आ रहा है मीन्स तुम मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। और ये स्पॉन्टेनियस का कंडीशन होता है, ये तुम्हारे पास स्पॉन्टेनियस का कंडीशन होता है, मतलब कि स्पॉन्टेनियस होगा तभी सेल वर्क करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब देखो यहाँ से डेल जी क्या फॉर्मूला, माइनस एन एफ ई नॉट पुट करोगे, तो यहाँ से अगेन तुम देखोगे तो ये जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट होगा, पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह, और सी यू टू प्लस सी यू में कन्वर्ट, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजमेंट हो रहा है, दो का। तो अगेन एन का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, इंटू 96,500, एफ का जो वैल्यू होता है इंटू 1.1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो आएगा तुम्हारे पास वो तुम्हारा आंसर होगा डेल जी का, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, ये है तुम्हारे पास नट्स इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें फाइंड करना है ईएमएफ, ईएमएफ फाइंड करना है। देखो ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन में ये जो तुम्हारे पास होता है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारा है सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और राइट साइड जाएंगे तो रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर है तो एमजी से एमजी टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और इधर अगर तुम देखोगे तो Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो अगेन इस दोनों का हम इक्वेशन इधर साइड में हम लिख लिए हैं, क्या है देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, Mg से Mg2 प्लस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, तो 0 से +2 में, अब इसको बैलेंस करने के 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकलेगा, और Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट होने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास गिवन है। तो ये तुम्हारे पास एनोड का रिडक्शन रिएक्शन है, और ये तुम्हारे पास कैथोड का रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास, यहाँ पर ई नॉट सेल का वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है। तो इन और सेल का वैल्यू तुम देख सकते हो हमेशा एसआरपी फॉर्म में ही गिवन होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में तुम्हारे पास एसआरपी वैल्यू में गिवन है, देखो यहाँ पर +2 से 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी तुम्हारे पास रिडक्शन हो रहा है। अब दोनों को देख लो, यहाँ पर जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड पे जाएगा, जिसका एसआरपी वैल्यू कम होगा वो एनोड पे जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ई सेल फॉर्मूला देख सकते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड है। तो यहाँ पर कैथोड पे कौन वैल्यू होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो 0.34 पुट कर दिए, -2.36 ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2.70 आ गया, तो ये तुम्हारे पास ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया। लेकिन तुम्हें ये फाइंड नहीं करना है, तुम्हें ई सेल फाइंड करना है, ये तो ई नॉट सेल का आया है। नर्स इक्वेशन में तुम्हें ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ से हम लिख चुके हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 बाई एन लॉग
ये होता है यहाँ पर, ये जब इस दोनों को रिएक्शन को तुम लिखोगे ना, यहाँ से ऐड करोगे, तो देखो ये पोर्शन प्रोडक्ट में मिलेगा और ये पोर्शन तुम्हारे पास रिएक्टेंट में मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे भी तुम लिख सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाले ऊपर में, रिडक्शन वाले नीचे में, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारे पास है ये कंसंट्रेशन टर्म है, क्योंकि अगर तुम इस दोनों को ऐड करोगे ना, तो देखो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, Mg प्लस Cu2 प्लस मिलेगा, और राइट साइड में मिलेगा Mg2 प्लस और Cu। तो जो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर सॉलिड फॉर्म प्रोडक्ट में तुम्हें कॉपर दिखेगा, या रिएक्टेंट में तुम्हें Mg दिखेगा, तो इस दोनों का कंसंट्रेशन तुम्हें नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आयन का लेना है। तो यहाँ पर इधर तुम्हें पहले ऊपर में प्रोडक्ट का होता है, नीचे रिएक्टेंट होता है, तुम्हें जिस तरीके से याद हो रहा है कर लेना, ठीक है। ऊपर में तुम अगर ऐसे ऑक्सीडेशन नीचे रिडक्शन करके भी लिख सकते हो, या यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख सकते हो, इस तरीके से कुछ भी लिखोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में क्या मिलेगा, Mg2 प्लस मिलेगा और Cu मिलेगा। तो Cu का तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्या बचा Mg2 प्लस, तो वो Mg2 प्लस ऊपर हो गया, और रिएक्टेंट में Mg का जीरो हो जाएगा, Cu2 प्लस है तो ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल का वैल्यू अभी हम फाइंड किए 2.71, ठीक है, ये अप्रोक्स में है, माइनस 0.059। अगेन एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंटरचेंज कर रहा है, कितना का चेंजमेंट हो रहा है। तो अगर देख सकते हो इस दोनों रिएक्शन से तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजमेंट हो रहा है, तो एन का वैल्यू हो गया 2 लॉग इसका कंसंट्रेशन Mg2 प्लस का यहाँ पर गिवन होगा, देखो ये 0.01 गिवन है, और Cu2 प्लस का भी गिवन है, तो दोनों का वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा -3 + 4, डेट मीन्स ये कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा ये तुम्हारे पास 2.71, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो सिंपली ये इसको सिंपल हो गया 2.71 माइनस 0.059/2, तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.0295 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इसल का वैल्यू आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्स इक्वेशन का, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग केसी फॉर द गिवन रिएक्शन। ये तुम्हारे पास रिएक्शन गिवन है, देखो यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस रिएक्शन से तुम्हें देखकर भी रिएक्शन से तुम बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और तुम्हारे पास यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है इससे भी तुम बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो देखो दोनों एसआरपी फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में गिवन है, मतलब दोनों रिडक्शन के फॉर्म में गिवन है। देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास हो गया 2 प्लस से 0 में, तो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हो 1 प्लस से 0 में रिडक्शन है, मतलब दोनों रिडक्शन फॉर्म में गिवन है। अब तुम्हें यहाँ से देखने के बाद पता चल जाएगा कि किसका रिडक्शन कौन किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर जो होगा रिडक्शन देख सकते हो, जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा हो, मतलब यहाँ पर एजी जिसका रिडक्शन होगा, और इसका Na2 प्लस वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसका एसआरपी वैल्यू कम है, निगेटिव है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ऐसे भी देख सकते हो कि ये इसके इससे ये कम ही है, ठीक है। तो यहाँ से फिर अगेन फार्मूला अप्लाई करो, क्योंकि मैक्सिमम वर्क फाइंड करने का मतलब तुम्हें डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, डेल जी का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। तो अगेन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट से ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये पुट करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास 0.80 माइनस 0.25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 1.05, ये तुम्हारे पास ई नॉट सेल आया। तुम्हें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वर्क फाइंड करना, मतलब डेल जी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अगेन देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कितना का चेंज होगा, तुम अगर रिएक्शन लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एन का वैल्यू जो होगा वो अगेन 2 होगा, ठीक है। 2 इंटू 96,500 इंटू ई का वैल्यू देखो 1.05 आया, यहाँ पर पुट करोगे ये तुम्हारे पास आ जाएगा मैक्सिमम वर्क। तुम्हें फाइंड करना है लॉग केसी। अब लॉग केसी क्या होता है, तो देखो ये तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन पे ई सेल का वैल्यू जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर नर्स इक्वेशन अप्लाई करोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n, और लॉग यहाँ पर जो हम लिए थे ऊपर में प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, यहाँ पर सिंपली केसी तुम्हें लेना होगा, ठीक है। तो देखो ई सेल अगर जीरो होगा तो ई नॉट सेल का वैल्यू तुम यहाँ से पुट करोगे 1.05, ये माइनस 0.059 एन इज द नंबर ऑफ इंटरचेंज जो इलेक्ट्रॉन है वो, तो 2 हो जाएगा, और लॉग केसी, तो यहाँ से तुम केसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है, एंटी लॉग लेकर। अगर तुम्हारे पास आंसर में अगर एंटी लॉग नहीं फाइंड कर सकते हो तो तुम वहां पर आंसर में एंटी लॉग करके ही आंसर लिखकर छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारे पास है सेल रिएक्शन, तुम्हारे पास गिवन है ऊपर में, हैज ई नॉट सेल इज 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब डेल जी नॉट तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हें डेल जी नॉट फाइंड करना है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रिएक्शन देखो, यहाँ पर रिएक्शन लिखा है 2Fe3 प्लस 2I, मतलब इसे बैलेंस करके किया हुआ। तुम नॉर्मली क्या लिखोगे, Fe3 प्लस है ये रिएक्शन, देखो यहाँ पर Fe3 प्लस से Fe2 प्लस लिखोगे, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा,
आई माइनस से आई टू लिखोगे, ठीक है, ये तुम्हारे पास रिएक्शन होगा। लेकिन आई माइनस आई टू लिखोगे तो इसको बैलेंस करोगे तो टू यूज करोगे, तो यहाँ पर दो आयोडीन हो गया, इसलिए तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉन इधर लिखना पड़ेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए ही यहाँ पर पूरे ऊपर वाले रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो टू टू करके करोगे तो ये तुम्हारे पास भी बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरचेंज इलेक्ट्रॉन अगेन टू मिला है, ठीक है। ये अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस एन का वैल्यू अगेन टू मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ इंटरचेंज इलेक्ट्रॉन टू है, इंटू एफ का वैल्यू तुम्हें याद है 96,500 इंटू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर कितना है, 0.236। ये पुट कर दोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगा वो डेल जी नॉट का आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो केसी के लिए देखो ई नॉट सेल क्या हो जाता है, जीरो, ई सेल जीरो हो जाता है। अगेन नॉट्स इक्वेशन अप्लाई करोगे, क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग केसी। ये करोगे तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस केस में, ठीक है। माइनस जीरो, ई नॉट सेल का वैल्यू अभी तुम फाइंड किए ऊपर में देखो, क्वेश्चन में ही गिवन है। हाँ, यहाँ पे 0.236, तो यहाँ पर पुट कर दोगे 0.236 माइनस 0.059 बाई एन, एन इज द टू लॉग केसी। तो देखो हम यहाँ पर लॉग केसी पहले फाइंड किए, और लॉग केसी का देखो अगर तुम्हें फाइंड करना है केसी, हम पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में ही बता दिए थे, ठीक है। तो केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। इसको सॉल्व करके यहाँ पर पुट कर दोगे। अगर इसे ज्यादा अगर नहीं कर सकते हो तो यहीं पे छोड़कर तुम इसे बॉक्स में आंसर डाल सकते हो, ठीक है। ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास कोलार्स लॉ का है, ठीक है। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या यहाँ पर जो हैगा वो डिफरेंट डिफरेंट का दूसरे दूसरे में तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, ठीक है। तो HCl NaCl CH3 C डबल ओ Na ये सब गिवन है, और इसके हेल्प से तुम्हें ये फाइंड करना है, ठीक है, CH3 COOH का। तो देखो कोलार्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि तुम्हारे पास किसी का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है ना, वह सम होता है उसके आयन का कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो आयन है उसका कंट्रीब्यूशन का सम होता है। तो यहाँ से देख सकते हो कि CH3 COOH का जो हो जाएगा वो CH3 COO माइनस, और इसका मतलब अल्टीमेटली तुम इसी का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस तीनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि मुझे ये वैल्यू मिलना चाहिए, बस ये, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, CH3 COO प्लस वाले चाहिए, तो मतलब इसको तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करोगे तो देखो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, देखो ये पोर्शन है ये तुम्हारे पास यहाँ पर, ठीक है। और H प्लस वाले, तो H प्लस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो बस इस दोनों को तुम्हें सम करना है। अब इस दोनों को तुम सम करोगे तो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास आयन मिलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा आयन मिलेगा क्योंकि तुम्हें चाहिए ये और ये चाहिए, ठीक है, ये दोनों चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो है और ये दोनों एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए देखो तुम्हारे पास ये भी गिवन है यहाँ पर, ये सेकंड नंबर जो है ये भी गिवन है। तो तुम्हें इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन को क्या कर सकते हो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखोगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास रिमेनिंग बच जाएगा बस यही दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम इस सबका जो वैल्यू है जिस तरीके से उसको पुट कर दो। तो ये इसका वैल्यू तुम्हारे पास देखो 426 गिवन है, ये पुट कर दिए, प्लस इसका वैल्यू 91, और ये माइनस किए तो माइनस किए तो माइनस कितना हो जाएगा 136। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास मिल जाएगा 391, ठीक है। तो इस तरीके से तुम एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो अगेन ये क्वेश्चन आ गया फिर से, व्हाट इज द ई नॉट वैल्यू ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल का तुम्हें याद रखना है, ठीक है, कितना होगा 1.1 वोल्ट। अगर याद नहीं तो याद कर लेना ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है मेनली जी स्टार, ये, ठीक है। और जी स्टार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारे पास L/A, जी, ठीक है। एक और जी स्टार का फॉर्मूला होता है जो होता है R/K, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कौन सा होगा, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या मिल जाएगा, L/A मिल जाएगा। ये MCQ टाइप में क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कॉल्यूम 0.05 m KOH सोल्यूशन ऑफ लेंथ तुम्हारे पास गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, और उसका तुम्हारे पास रेसिस्टेंस वैल्यू भी गिवन है। ये तुम्हें रेसिस्टिविटी फाइंड करना है, कंडक्टिविटी फाइंड करना है, और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो डाटा है वो लिखो। देखो तुम्हारे पास रेसिस्टेंस कितना गिवन है, 5 × 10⁻³ ओम, ठीक है। लेंथ देखो, लेंथ तुम्हारे पास 50 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, और एरिया तुम्हारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले रेसिस्टिविटी फाइंड करना है। रेसिस्टिविटी का रिलेशन होता है R = ρL/A। जो यहाँ पर रो है ना, यही तुम्हारे पास रेसिस्टिविटी है। तो यहाँ से तुम पुट करोगे, देखो आर का वैल्यू है तुम्हारा 5 × 10⁻³ = रो इंटू रो तुम्हें फाइंड करना। एल जो है तुम्हारे पास 0.5 हो जाएगा इस केस में, और डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया देखो 0.625 × 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तुम्हें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, ठीक है।
क्लियर है? तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, रो का वैल्यू मिल जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो रो का वैल्यू मिलेगा, यही तुम्हारे पास है रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का, तो ये तुम्हारे पास कंडक्टिविटी एक्चुअली होता है के, ये के, ठीक है। तो के इजकल टू 1/रो, यहाँ से रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पर रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल कर लोगे तो वहां से तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा वहां से, वो तुम्हारे पास क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। अब तुम्हें फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी होता है के इंटू 1000/m। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो m है वो है तुम्हारे पास 0.005, ये तुम्हारे पास मोलारिटी गिवन है, ठीक है। और के कहाँ से मिलेगा, ये वैल्यू से के मिल जाएगा यहाँ से, इंटू 1000 करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जितना भी तुम्हें कैलकुलेशन वाले पार्ट है वो अभी हम नहीं करा दे रहे हैं, ठीक है। तो वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करके तुम आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ केसीएल एट 298 केल्विन इज इतना, ये तुम्हें गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है। तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो इस केस में तुम्हें क्या कर सकते हो, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, के, ये तुम्हारे पास के गिवन है, के कितना गिवन है, 0.024 है, ठीक है। तो क्वेश्चन से सबसे पहले डाटा लिखना देखो, ठीक है, और डाटा इस तरीके से लिखो जो तुम फॉर्मूला याद किए हो उससे रिलेट करके। ऐसे नहीं कि कंडक्टिविटी को हम लोग के से डिनोट किए थे और तुम कंडक्टिविटी को सी से लिख दो, तो तुम्हें ऐसा कुछ फार्मूला ही नहीं मिलेगा जिससे कि तुम फार्मूला में देखो कि सी कहाँ पे रिलेट करें, ठीक है। तो कंडक्टिविटी मतलब होता है कि, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना है, ठीक है। और डाटा सही से लिखो क्वेश्चन से, तो तुम्हें ऑटोमेटिक वो फार्मूला में तुम्हारे पास वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो, तो तुम्हारे पास कंडक्टिविटी देखो यहाँ पर क्या कंडक्टिविटी तुम्हारे पास गिवन है, कंडक्टिविटी दैट मींस ये तुम्हारे पास क्या गिवन है, के गिवन है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास मोलैरिटी गिवन है, तो फॉर्मूला जो मोलर कंडक्टिविटी का होता है वो क्या होता है, के इंटू 1000/m, ठीक है। तो यहाँ पर के का वैल्यू कितना होगा, 0.0248 इंटू 1000/m, m इज द 0.20, यहाँ से पुट करोगे तो ये जो तुम्हारे पास आएगा ये तुम्हारा हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी 124, ठीक है। यूनिट साथ में लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे आंसर में तो तुम्हारे पास वहां से भी मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना। नेक्स्ट है देखो यहाँ पर, राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग और लीड स्टोरेज बैटरी, हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो लीड स्टोरेज बैटरी है, ठीक है, इसका तुम्हें रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों का तुम्हें रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हम ऐसे तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बना है उसमें हम ये चीज हम वहाँ पे समझा चुके हैं, ठीक है। तो जो जो अभी तक देखे नहीं हो जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 20 मिनट्स का रिवीजन है, ठीक है। तो वहां पे हम बता दिए एनोड का जो है ये रिएक्शन है और कैथोड का ये रिएक्शन है, अब इस दोनों को तुम ऐड करोगे तो ये रिएक्शन है, मतलब ओवरऑल तुम्हें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे पास ड्यूरिंग रिचार्जिंग का है, ये डिस्चार्जिंग का था, ये रिचार्जिंग का है, रिचार्जिंग में एनोड पे ये रिएक्शन होता है और कैथोड पे ये रिएक्शन होता है। अगेन तुम इस दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से कैंसिल आउट होगा और जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो तुम्हारे पास ऐड करके दोनों को लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों का तुम्हारे पास रिएक्शन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास अगेन कोहलार्स लॉ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल लीटर इनवर्स सोल्यूशन ऑफ केसीएल ये गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है तुम्हारे पास, ठीक है। कैलकुलेट स्मॉलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अगेन तुम्हारे पास कंडक्टिविटी गिवन है, तो तुम्हारे पास फार्मूला मोलर कंडक्टिविटी का अगेन क्या होगा, के इंटू 1000/m, ये यूज करोगे तो कंडक्टिविटी तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, के मीन्स 0 पॉइंट, इसको पुट कर दिए हम, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिए 0.0248, ठीक है, इंटू 1000/m, m इज द 0.20, यहाँ से तुम्हारे पास आ गया मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब एक तुम्हारे पास होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया 124 डिवाइडेड बाय ये जो तुम्हारे पास वैल्यू है 73.5 और प्लस 76.5, इस दोनों को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो ये तुम्हारे पास मिलेगा इस पोर्शन से, ठीक है, यहाँ पर ये, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें फाइंड करना है तो क्या क्या मिलेगा, देखो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कोलार्स लॉ के अकॉर्डिंग केसीएल का जो होता है वो के प्लस और सीएल माइनस होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो बस तुम इस दोनों को ऐड करोगे तो वही चीज नीचे ऐड करके लिखा हुआ है, और इस दोनों का रेशियो को तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास में वहां से क्या मिलेगा, अल्फा का वैल्यू मिलेगा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड ऑफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज इतना गिवन है तुम्हारे पास। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसमें तुम्हारे पास गिवन है, क्या गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है 39.05 ये। और यहाँ पर तुम्हें इसका फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, अप्लाई फिर से अगेन ये करना पड़ेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH का तुम्हें उसके आयन में। तो ये दोनों तुम्हारे पास गिवन है यहाँ पे और यहाँ पे। जब इस दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 390.58 आया। अब यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन है 39.05 डिवाइडेड बाई ये जो तुम्हारे पास वैल्यू आया 390.58। अब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 0.1 मिलेगा, तो अल्फा का वैल्यू मिलेगा 0.1। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, देख सकते हो, अ सोल्यूशन ऑफ NiNO3 हॉल ट्वाइस इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ इट। तो ये तुम्हारे पास मेनली जो क्वेश्चन है वो फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो फराडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, और नहीं ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जो स्टेटमेंट है वो तुम्हें याद रखना है। तो देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास निकल का एटॉमिक मास गिवन है 58.7, और फराडे तुम्हें पता है 1 फराडे होता है 96,500 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारे पास फराडे का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू जेड आई टी। डब्ल्यू इज द वेट, जेड इंटू आई इंटू टी। जेड जो है तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट होता है, आई इंटू टी, आई इज द करेंट और टी इज द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास बाई एन। एन कैसे निकालोगे, तो अगेन तुम देख सकते हो एन तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है वो, तो तुम्हारे पास NiNO3, तो मतलब तुम्हारे पास निकेल है। ठीक है, निकेल मतलब Na2+ से Na में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजमेंट हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो एन का वैल्यू हो गया वहां पे 2, तो यहाँ पर पुट कर दोगे 58.7 जो इसका मोलर मास है डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई। आई इज द करेंट, आई करंट देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 5 एम्पियर। ठीक है, ये 5 इंटू टेम्परेचर टी, टी इज द टाइम, टाइम देखो यहाँ पर कितना गिवन है 20 मिनट। तो अगेन तुम्हें 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 20 इंटू 60 करोगे, जब ये पूरे कैलकुलेशन कर लोगे तो तुम्हारे पास वेट मिल जाएगा। ठीक है, वो ग्राम में मिलेगा। इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर तुम्हारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच का डिफरेंस। तो इसका तुम्हारे पास डिफरेंस यहाँ पर लिखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तुम्हारे पास डिफरेंस जो होगा वो हम तुम्हें बता देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वह तुम्हारे पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट ऐड कर सकते हो। अगेन तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो होता है ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट में, रिडक्शन होता है राइट में। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो होता है लेफ्ट में होता है, वहां पे एनोड जो होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो निगेटिव होता है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है जो तुम्हारे पास पॉजिटिव होता है, और उसका जस्ट रिवर्स होता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास कोहलार्स लॉ। कोहलार्स लॉ का स्टेटमेंट तुम्हें इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स आयन। जैसे एज फॉर एग्जांपल तुम्हें फाइंड करना है केसीएल का, तो केसीएल का क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन जो आयन है उसका तुम्हारे पास क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट के प्लस प्लस लेमडा नॉट सीएल माइनस। इस तरीके से हम एक एग्जांपल से तुम्हें बता दिए। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगेन तुम्हारे पास 2 टाइप्स का होता है। फ्राडे लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फ्राडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फॉर्मूला होता है W इक्वल टू जेड आई टी, जो तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ याद कर लेना। और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है W1/W2 इक्वल टू E1/E2। ये तुम्हारे पास उसका फॉर्मूला है, स्टेटमेंट जो है याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, हाउ इट्स इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई हमेशा ये क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो देखो हम तुम्हें बता देते हैं इसको याद कैसे करना है। तो तुम्हारे पास कंडक्टिविटी है, देखो डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये चीज को तुम्हें समझना है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो होता है वह कंसंट्रेशन अगर तुम बढ़ा रहे हो, ठीक है, कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। अब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, डाइल्यूशन डिक्रीज होगा, मतलब डाइल्यूशन कम होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से डाइल्यूशन कम होता है, डाइल्यूशन कम होने का मतलब तुम्हारे पास उसमें जो सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो कम होगा। ठीक है, और डाइल्यूशन ज्यादा होने का मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अब इसको याद कैसे करोगे, ट्रिक से याद करो। ठीक है, जैसे मान लो कि सी से कंडक्टिविटी होता है, सी से कंसंट्रेशन होता है, तो दोनों इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो डाइल्यूशन अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो डाइल्यूशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी क्या करेगा, तो डाइल्यूशन अगर तुम इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से याद करोगे।
अब तुम्हारे पास आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगा? तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वह इंक्रीज करता है जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या है? डाइल्यूशन इंक्रीज कर गया। तो डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट वाले में अगर तुम देख सकते हो, अगर डाइल्यूशन अगर तुम करोगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, अगर डाइल्यूशन तुम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है? तो इसको अच्छे से याद रख सकते हो। अब ये जो तुम्हारे पास ग्राफ है ये सीबीएसई डायरेक्ट तुमसे पूछता है, ठीक है? मतलब कि ये तुमसे नॉर्मली भी क्वेश्चन पूछता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन टू द पावर 1/2 का ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है? तो ग्राफ तुम्हें प्लॉट करना है इस तरीके से। अब ये जो तुम्हारे पास गिवन है ना, ये तुम्हारे पास है, दो तुम्हें ग्राफ दिखाना है, ठीक है? एक जो है वो देख सकते हो स्लोली डिक्रीज कर रहा है, एक फास्टली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि दोनों डिक्रीज करेगा। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर कि कंसंट्रेशन अगर तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारे पास कंडक्टिविटी देख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? अब तुम्हारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये जो दोनों है ये दोनों क्या है? तो ये जो स्टेट जो तो शार्पली डिक्रीज कर रहा है ना, ये तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग का है। जैसे हम तुम्हारे पास एग्जांपल है, तुम्हारे पास केसीएल लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में तुम्हें ए बी करके भी आ सकता है, और तुम्हें बताना है कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो स्लोली डिक्रीज कर रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो शार्पली डिक्रीज कर रहा है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। तो केसीएल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, CH3COOH वीक है, ठीक है? इस तरीके से तुम इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो इस दोनों से तुम अगेन लिख सकते हो। ये तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज है, इसके पीछे क्या होगा? तुम्हारे पास लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीडेशन होगा, राइट पार्ट में रिडक्शन होगा। तो एनोड होगा, इधर एनोड ही होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। तो क्या बनेगा? Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। और रिडक्शन क्या होगा? 2H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2, मतलब बैलेंस करके ही लिखना है, ठीक है? अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? इस दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ये रिएक्शन मिलेगा, ठीक है? इस तरीके से। अब तुम्हें क्या करना है? इस ईएमएफ फाइंड करना है। ईएमएफ फाइंड करने के लिए ई सेल फाइंड करना पड़ेगा। तो ई सेल तुम्हें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें नर्स इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। नर्स इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और प्रोडक्ट में तुम्हारे पास Fe2 प्लस है, H2 तुम्हें लोगे नहीं, क्योंकि हमेशा आयन का ही तुम्हें लेना है, ठीक है? और रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा? देख सकते हो यहाँ पर Fe का नहीं होगा, सिर्फ H प्लस का हो। तो H प्लस का कंसंट्रेशन और ये जो कॉफिशिएंट होता है वो पावर में आ जाता है, ठीक है? इस तरीके से। तो ई नॉट सेल क्वेश्चन में गिवन है 0.044, यहाँ पर पुट करोगे माइनस 0.059। अगेन एन का वैल्यू देख सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंजमेंट हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो 2 लॉग। अब दोनों का कंसंट्रेशन पुट करो, दोनों का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो यहाँ पर Fe2 प्लस का कितना है? 0.01, यहाँ पर पुट कर दो, डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो H प्लस का कितना 1 है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास लॉग में कितना मिल जाएगा? -2, 10 टू द पावर -2 आ जाएगा इधर, -2 log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया, तो 2 इंटू 0.059/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस दोनों को सिंपली तुम क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो वहां से तुम्हारे पास ईएमएफ का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? एंड लास्ट एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ केसीएल विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास मोलर कंडक्टिविटी तुमसे पूछा गया है, हाईएस्ट वैल्यू। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? K/1000 मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि जिसका कंसंट्रेशन कम है, तो देख सकते हो 0.01 इज द सबसे कम कंसंट्रेशन इस चारों ऑप्शन में, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? तो आई होप ये तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है? अगर इस तरीके से तुम्हें ये बहुत ज़्यादा वीडियो तुम्हें अगर हेल्प कर रहा है तो तुम चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किए हो तो, ठीक है? और अगर कर ली हो तो कोई बात नहीं है। और वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने फ्रेंड में भी शेयर करना, ठीक है? अभी इस तरीके का और भी सारे अभी चैप्टर्स है जिसका इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आते रहेंगे, ठीक है? तो तुम लोगों से मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।